अस्सलाम वालेकुम। आज हम रीज़न्स के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक रीज़न्स हैं जिनकी बुनियाद पर B1 B2 वीज़ा रिजेक्ट होता है अमेरिका का। ये वो रीज़न्स हैं जो हम आपको बताएंगे। अगर आप हमारी वीडियो को फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब आप अपने वीज़ा ऑफिसर के सामने होंगे, खड़े हुए होंगे, तो उम्मीद है कि ये आप अपनी गलतियाँ नहीं दोहराएंगे। जी, जो B1 B2 वीज़ा है वो आपको 2 से 3 जो बेसिक क्वेश्चंस है उनकी बिना पर मिलता है। उनके ऊपर आपका वीज़ा ऑफिसर आपको असेस करता है और असेस करने के बाद अगर उसको लगता है कि आपको वीज़ा देना है तो वो आपको वीज़ा ग्रांट करता है। ये बेसिकली अंडर सेक्शन 214B ऑफ INA एक्ट के ज़रिए आपको मिलता है वीज़ा ग्रांट। आपका रिजेक्ट भी और एक्सेप्ट भी ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा का सेक्शन है, इमिग्रेशन नेशनल एक्ट 214B कहता है। अब हम चलते हैं जी, आपको रीजंस बताते हैं कि कौन कौन सी रीजंस है जिनकी बुनियाद पर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है। सबसे पहले जी, आपने जो है अपने स्ट्रॉन्ग टाइज पाकिस्तान के साथ दिखाने होते हैं। अगर ये अपने स्ट्रॉन्ग टाइज आप पाकिस्तान के साथ ना दिखा सके या अपने होमलैंड कंट्री के साथ ना दिखा सके तो वीज़ा ऑफिसर जो है आपको वीज़ा ग्रांट नहीं करता है। इसका ये मतलब है कि आपके कितने स्ट्रॉन्ग टाइज अपने मुल्क के साथ है इन रिस्पेक्ट ऑफ योर बिजनेस, योर एम्प्लॉयमेंट, योर फैमिली, योर सोशो इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद योर होमलैंड कंट्री। अब इसको हम इस तरह आपको डिफाइन करेंगे कि वीज़ा ऑफिसर आपको देखेगा, आपको असेस करेगा कि आप क्या वेल स्टैब्लिश हैं पाकिस्तान के अंदर या अपने होमलैंड कंट्री के अंदर, क्या आपके पास स्ट्रॉन्ग किस्म की एम्प्लॉयमेंट है, आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे क्या पाकिस्तान में आपके साथ हैं, या जब आप अपने ये विजिटर वीज़े पे जाएंगे तो वो आया पाकिस्तान में रहेंगे या आपके साथ जाएंगे। और इसके अलावा ओवरऑल आपकी जो सोशल इकोनॉमिक जो आपकी स्टैंडिंग है अपनी सोसाइटी के अंदर, अपने मुल्क के अंदर, वो क्या है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज को प्रूफ करती हैं। इसके बाद जी जो दूसरा सवाल है, जो सबसे मेन सवाल होता है, जिसकी बुनियाद पर आपको जो है वो वीज़ा 50% चांसेस होते हैं कि वो एक्सेप्ट करेगा, वो है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर वीज़ा। ये एक मेन बेसिक चीज़ होती है जिसकी बुनियाद पर आपको वीज़ा ग्रांट किया जाता है। पर्पस जो है, बहुत सारे लोग जो हैं वो वन वर्ड का पर्पस बताते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ये देता हूँ कि जो 2 दोस्त जाते हैं अपना B1 B2 के इंटरव्यू के लिए, तो जब वीज़ा ऑफिसर पहले से पूछता है जिसका वीज़ा रिजेक्ट होता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, वो आके बोलता है फ्रेंड्स रीयूनियन, उसको वो पीला कागज़ थमा देते हैं। इसी तरह एक बंदा जो उसका साथ का दोस्त है वो उससे पूछता है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट, वो कहता है कि एक मेरा दोस्त लंदन से आ रहा है, एक मेरा दोस्त आयरलैंड से आ रहा है, डबलिन से, 2 मेरे ऑलरेडी जो दोस्त हैं वो अमेरिका न्यूयॉर्क में ही रहते हैं, तो 2 यहाँ से आ रहे, 2 ऑलरेडी वहाँ पर, और एक मैं 5वां पाकिस्तान से जा रहा हूँ। तो ये हमारी फ्रेंड्स रीयूनियन है, हमारी फ्रेंड्स गैदरिंग है। हम न्यूयॉर्क को देखेंगे, हम वाशिंगटन DC को देखेंगे, हम इलिनॉय शिकागो में जाएंगे। तो इस तरह हम 5 दोस्त एक गाड़ी रेंट करेंगे और इस तरीके से हम अपना जो है अमेरिका को एज अ टूरिस्ट जो है वो हम अपने डेस्टिनेशन पर जाएंगे और हम घूमेंगे फिरेंगे। तो जो दूसरे ने अपने पर्पस को इतना वेल डिटेल तौर पर बताया और एक वर्ड को इस्तेमाल नहीं किया जिस तरह उसके पहले दोस्त ने किया था कि ओनली फ्रेंड्स रीयूनियन, उसने मुकम्मल अपने इस पर्पस के बारे में बताया जिसकी बुनियाद पर उसको वीज़ा ग्रांट हुआ। इसके अलावा जी चंद और पहलू हैं जिनको देखना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछ रहा है कि जी आपका पर्पस क्या है, जिस तरह मैंने आपको भी मिसाल दी है, आप कह रहे जी मैंने ऑरलैंडो जाना है, मैंने डिज्नीलैंड जाना है, उसके बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए मैंने नेपरविल चले जाना है, उसके बाद मैं अटलांटा जॉर्जिया चला जाऊंगा और फिर मेरा एक कज़न ह्यूस्टन में रहता है, मैं उससे मिलने जाऊंगा। तो वो उस टाइम पर वीज़ा ऑफिसर सस्पिशियस हो जाता है कि भाई ये इतनी ज़्यादा जगहों पर कैसे जा सकता है। तो वो आपसे बोलेगा जी आप मुझे अपने जो है डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं, आप मुझे अपनी आइटिनरी दिखाएं।
आप मुझे अपनी जो आपने टिकट परचेज़ किया वो दिखाएं। आया जो आप हमें डिज़्नी लैंड का बता रहे हैं उसके बारे में बताएं। आप जिन जिन दोस्त के बारे में बता रहे हैं उनके प्रॉपर एड्रेस, उनका लीगल स्टेटस क्या है, आया वो ग्रीन कार्ड होल्डर है या सिटीज़न है या स्टूडेंट है, क्या वो करते हैं, ये दिखाएं। आप हमें अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर दिखाएं या आपका जो बिज़नेस के जो भी डॉक्यूमेंट्स वो दिखाएं, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप हमें अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं तो वो इतनी स्ट्रांग होती नहीं है। जो आप उनको बातें बता रहे थे कि मैंने यहाँ जाना है, मैंने इस दोस्त के पास जाना है, मैंने यहाँ पर जो है वो घूमना फिरना है, तो उस चीज़ के ऊपर आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेशन होती नहीं, एविडेंस होता नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। ये तमाम पहलू आपने देखने होते हैं, और ये तमाम जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके पास एक फ़ाइल में बनी होनी ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है ऑफ कोर्स कि अमेरिका इज़ नॉट वेरी पर्टिनेंट टुवर्ड्स योर बैंक स्टेटमेंट्स, बट आपके पास होनी तो ज़रूरी है। इसकी मिसाल ये है कि अगर आप जंग पे जा रहे हो तो आपके पास एमुनिशन तो होना चाहिए, आपके पास हथियार होने चाहिए, आया वो इस्तेमाल हो या ना हो, आपके पास जो है फाइल तो पूरी बनी हुई हो। तो ये अब मैंने आपको जो है चंद जो है वो मैंने मिसालें आपको दी हैं, और जो वजूहात होती हैं आपकी रिजेक्शन की। इसके अलावा जी आप मिसाल आपको देता हूँ कि आपका जो है 5 साल का पहले वीज़ा लगा होता है, और आप दोबारा जब अपना रिन्यूअल के लिए दोबारा लगवाने के लिए वीज़ा चाहते हैं तो अमूमन वो आपसे बहुत सारे सवाल करते हैं, क्योंकि उनके पास आपका I-94 का फॉर्म अवेलेबल होता है। वो चेक करते हैं कि 5 साल के वीज़े में 2.5 साल तो आप अमेरिका रहे हैं और 2.5 साल अपने मुल्क रहे हैं। तो जब उनके पास आप जाते हैं वो बोलते हैं, वो पूछते हैं आपसे वीज़ा ऑफिसर कि आपको जब हमने लास्ट टाइम वीज़ा ग्रांट किया था 5 साल में, उसमें आधा टाइम तो आप अमेरिका रहे हैं, तो आप अमेरिका में करते क्या रहे हैं, आपका वहाँ पर वजह क्या, क्योंकि ये तो आपका विजिटर वीज़ा है, आपने कोई वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट तो नहीं की, आप वहाँ पर कोई छुप कर काम तो नहीं करते रहे, आप कैश पर काम तो नहीं करते रहे, आपकी क्या इंटेंशन थी जो आप इतना टाइम वहाँ पर रहते रहे, तो ये भी आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने रिश्तेदारों के बारे में नहीं बताते, जो आपके रिश्तेदार अमेरिका में होते हैं, तो उनके पास वो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो भी आपको एसेस कर लेते हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने रिश्तेदारों के बारे में बताते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर कि एक बहन ने बोला कि मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए USA जाना चाह रही हूँ, लेकिन जो उसकी बड़ी बहन है वो F1 वीज़े पे, स्टूडेंट वीज़े पे यहाँ पर आई थी, लेकिन उसने अपना यहाँ पर आके असाइलम क्लेम कर लिया। तो उसका जब उसने अपनी बहन के बारे में बताया कि मैंने उससे मिलने के लिए जाना है, तो वीज़ा ऑफिसर को भी यही लगा कि उसकी बहन पहले F1 वीज़े पे गई थी, अब इसका भी यही इंटेंट है कि ये इमिग्रेंट वीज़े की तरफ जाएगी या ये भी उसी की तरह असाइलम सीक कर देगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने इन पहलू को ज़रूर देखना वाइल अप्लाइंग फॉर योर B1 B2 वीज़ा, जब अपना आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। इसके अलावा जी आप जितना जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट जो है अपना जवाब देंगे, उतने ही आपके चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए। होता अमूमन ये है कि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है। वीज़ा ऑफिसर आपसे एक सवाल पूछता है, अगर आपने झूठ बोला होगा या आपको जो है वो कंफर्म नहीं होगा, तो दूसरा वो सवाल 2-4 सवाल के बाद दोबारा आपसे कर सकता है क्वेश्चन, ताकि वो अफर्म करे कि आपने जो प्रीवियसली जो बात की है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, जो नाम, जो डेस्टिनेशन, जो डेट्स बताई हैं, क्या वो सच्ची थी कि नहीं। तो ये चंद चीज़ें हैं जो आप मद्देनज़र रखें आप जब भी B1 B2 को वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हो। इसके अलावा मैं आपसे और भी ऐड करना चाहूँगा कि आप रटे रटाए जो है ना अपने जवाब ना लेकर जाइएगा साथ, क्योंकि जब आपसे वो पूछेगा तो अपने कुछ सवालों के जवाब रटे हुए होंगे, तो उनको फ़ौरन से पता लग जाएगा कि ये आप रट कर आए हैं, आपको खुद नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। एटलीस्ट आपको इतना पता हो कि जो भी आप कह रहे हैं, जो भी आप उनको बोल रहे हैं, आपको वो पता है, क्योंकि जब तक ये चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी वीज़ा ऑफिसर के सामने, वो हमेशा ही आपको सस्पिशियस तौर पर देखेगा और वो आपसे इस तरह के सवाल करेगा जिसकी वजह से उसको ये कंफर्म हो जाए कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको अपने जो फॉर्म के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो आपको नहीं पता है, आपका फॉर्म जो है वो जिसने भी भरा है उसने गलत भरा है और उसने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें झूठ लिखी।
تو اگر اس کی مثال ایسی ہے کہ جب بھی آپ ویزا آفیسر کے سامنے جا رہے ہوں تو آپ کو 3 سے 4 جو سوال میں نے آپ کو وجوہات بتائی ہیں ان کو دماغ میں رکھتے ہوئے آپ اپنے بہترین جوابات وہ اپنے ساتھ رکھیں، ان کو بتائیں کہ آپ کب جائیں گے، کتنے دنوں کے لیے جائیں گے، کون کون سی جگہ کے جائیں گے، کہاں آپ کے پاس بکنگز ہیں، آپ کے پاس ٹکٹس ہیں، آپ کے پاس ہوٹل بکنگ ہے، آپ کے پاس کس دوست کے پاس جائیں گے، کب سے وہ آپ کا دوست ہے، کب سے وہاں پر رہ رہا ہے، آپ کیا پاکستان میں کرتے ہیں، اور آپ کے پاس جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ انٹرنیشنل ٹریولنگ کس ممالک کی ہے۔ یہ چیزیں یہ تمام پہلے ویزا آفیسر دیکھتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہی آپ کو ویزا گرانٹ کرتا ہے۔ عموماً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگوں کے پاس زیرو ٹریول ہسٹری ہے لیکن ان کا ویزا لگتا ہے، لیکن وہ بھی ان لوگوں کا لگتا ہے جس طرح ماں باپ بوڑھے اپنے بچوں کو امریکہ ملنے کے لیے آ رہے ہوں تو ان کو انگلش نہیں آتی تو وہ اپنی زبان میں ٹرانسلیٹر کو یوز کرتے ہوئے ویزا لے سکتے ہیں۔ لیکن اگین جو میں نے آپ کو ریزنز بتائی ہیں یہ بیسک ریزنز ہیں جو ریجیکشن کا باعث بنتی ہیں، تو جب بھی آپ اپلائی کرنے سے پہلے یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھنی ہے اور اپنی اس مطابق کی پریپریشن کرنی ہے، ڈاکومنٹس کی بھی اور اپنے سوالوں کے جواب کے بھی۔ اس کے بعد ہم اپنی جو اگلی ویڈیو بنائیں گے اس کے اندر ہم آپ کو امیگرنٹ ویزا کے بارے میں بتائیں گے اور اس کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے کہ EB3 اسکلڈ اینڈ ان اسکلڈ ویزا کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم وہ F1 اسٹوڈنٹ ویزا پہ بھی بنائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں آپ سپورٹ کرتے رہیں گے، ہمارے یوٹیوب چینل کو دیکھتے رہیں گے، اس کو سبسکرائب کرتے رہیں گے، اس کے علاوہ ہمیں آپ ٹک ٹاک، فیس بک اور انسٹاگرام پہ فالو کریں گے تو ہم آپ کے لیے اس سے زیادہ اور بہترین اچھی ویڈیوز بنا کے آئیں گے، اور along with common examples, along with common errors جو ہم روزمرہ کی زندگی میں ہم وہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ ہماری ریجیکشن کا باعث بنتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کا بھی ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، ہم آپ کی تیاری بھی کروا سکتے ہیں، اور ہم آپ کو اس کے مطابق موک انٹرویو کے ساتھ ہم آپ کو بہترین تیار کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ویزا آفیسر کے سامنے جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ آپ سے کیا پوچھ رہا ہے اور آپ نے کیا بتانا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ الحمدللہ ہمارے 40 ویزے ابھی تک ڈفرینٹ کیٹیگریز کی اپروو ہو چکے ہیں 2024 میں، اور آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو بہترین سروسز دے سکیں اور ہم آپ کو کمپلیٹ سلوشن دے سکیں۔ اگر آپ B1 B2 کی کیٹیگری کے اوپر آ رہے ہیں امریکہ کے اندر تو آپ نے یہاں پر کیسے سیٹل ڈاؤن ہونا ہے، کس طریقے سے آپ نے اپنے آپ کو یہاں پر لیگل رکھنا ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کا گرین کارڈ اور ڈفرینٹ کیٹیگریز ویزے کے اوپر کیسے فال کر سکتے ہیں۔ یہ جو مین چیزیں ہیں that's what we are going to do, that's what we are going to offer۔ بہت بہت شکریہ۔